हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगयाल। आज क्या है, हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं +1 की, जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के नाम से हमारी एक बुक है, तो उसका हम जो 4th चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4th चैप्टर है जो हमारा, देख सकते हो आपकी क्या का किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या है इसमें। मैंने वही चीजें करेंगे, पढ़ के मैंने कुछ इन चीजों को अंडरलाइन कर रखा है। तो फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी। वैसे हम एनसीईआरटी को बैठने पड़ते तो बहुत सारी हमारे के जो ऐसी बातें होती है जो काम की नहीं होती, फालतू की चीजें होती है, पर उन चीजों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो क्या इनमें क्वेश्चन से बनते हैं। तो उनके हिसाब से हम इन्हीं के हिसाब से चलेंगे, फालतू की चीजें हम नहीं करेंगे। वैसे तो ये ऐसे इर्द गिर्द का बताने बैठ जाए तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें मौसम के बारे में, मौसम के विभिन्न तत्वों के बारे में बताया है कि इनमें सीधा क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से मौसम के तत्व कौन कौन से। तो तापमान, वायु दाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षा। तो ये सारे तत्व क्या मौसम के अंदर आते हैं। इनों में परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। अब मौसम और जलवायु के बारे में बताया गया है इसमें आगे। मौसम वायुमंडल की एक क्या है, क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय मौसम की दशाओं में औसत होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जबकि एक ही दिन में, सप्ताह में हो सकता है। परंतु जो जलवायु होती है वो क्या है, 50 वर्षों या इससे अधिक वर्षों का अध्ययन भी, मतलब 20 से ज्यादा होता है इसमें, 10-20 से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि वो जलवायु कहलाती है। बट जो थोड़े से, एक हफ्ता में हो गया, एक महीने में हो गया, एक दिन में हो गया, तो ये सारी चीजें जो है हमारा क्लाइमेट का चेंज है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे क्या है, मौसम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में ये कहा है कि ऋतु के अनुसार हवाओं पवनों का उत्क्रमण क्या कहलाता है, ये मानसून कहलाता है। ये क्या है, जलवायु क्या है, उष्ण मानसूनी, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, मानसून का आगमन बोलते हैं जिसको हम। तो इसके बाद में ये क्या है, थोड़ा सा सॉरी, टेम्परेचर के बारे में दिया गया है। टेम्परेचर के बारे में ये बताया गया है कि कहाँ पे क्या है, यहाँ मरुस्थल में टेम्परेचर क्या इतने 55 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या है -45 हो जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है। उसी से में अरुणाचल का टेम्परेचर क्या है, जो तवांग प्रदेश है वहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो ये सारी टेम्परेचर की चीजें हमें इसलिए बताई गई है कि वो बताया जाए कि एक स्थान ऊंचाई पे है, एक स्थान कहाँ है, एक स्थान पे कौन किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की वहाँ वेजिटेशन है। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, असर पड़ता है कि वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कैसा पाया जाएगा। क्योंकि इसमें ये बात की गई है 55 डिग्री टेम्परेचर की, तो ये कहाँ है, मरुस्थल में। तो वहाँ क्या रेत है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो ना कोई वहाँ पे क्या रेनफॉल है। और उस एरिया को ठंडा करने के लिए कोई भी ऐसी जो है ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर कम हो। ना वहाँ ग्रीनरी है, ना छाया है, ना वो बारिश है, ना ठंडी हवाएं आ रही रेती रेत, ना कोई वेजिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में ये टेम्परेचर क्या है, सर्दियों में इतना टेम्परेचर, क्योंकि जो रेत है वो जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ही ठंडा होता है, तो टेम्परेचर क्या है, माइनस में चला जाता है। और ये राजस्थान में बताया गया है। इसके बाद में जो एक दूसरा चीज है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में का बताया, 90 डिग्री टेम्परेचर। तो वो एरिया ही इस हिसाब से पड़ता है, वहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। ठीक है, उसमें टेम्परेचर क्या है इतना, क्योंकि वहां रेनफॉल भी होता रहता है। तो ये क्या है, ये एरिया है। इसके बाद में इसने लद्दाख के द्रास का टेम्परेचर बताया कि लद्दाख में दिसंबर के महीने में रात का टेम्परेचर 45 तक गिर जाता है। उसी दौरान तिरुवनंतपुरम का जो है टेम्परेचर क्या है, चेन्नई और इसके आसपास का टेम्परेचर क्या 20 से 22 डिग्री चलता है। क्यों रहता है, द्रास देखो कहाँ पड़ता है, हाइट कितनी है वहाँ पे, सी लेवल से ऊंचाई कितनी है। और ये जो चेन्नई पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, कोस्टल एरिया के पास पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, इसकी क्या है, हवाओं का असर होता है, और जो सी वेव है उनके से ऊपर वाली हवाएं क्या, उसका असर होता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई और जो कोस्टल एरिया उसका असर के हिसाब से ये टेम्परेचर भी कम ज्यादा हमारा क्या डिफरेंस है,
और इसके बाद में क्या है, ये दूसरी ओर क्या है, इसी कारण क्या तापमान के अंदर क्या ऋतु में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये क्लास मैंने एक बार रिकॉर्ड कर ली थी, बट क्या है माइक चार्ज नहीं होने की वजह से इतनी लंबी टाइम की रिकॉर्ड की हुई क्लास व्यर्थ गई, क्योंकि इसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मेरे को। इसके बाद में क्या है, अंडे जो केरल के अंडमान निकोबार है, वहां पे टेम्परेचर क्या है, रात के समय मुश्किल से 7 से 8 डिग्री का अंतर रहता है, और वहीं मरुस्थल में टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री के आसपास, और रात का टेम्परेचर क्या है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों होता है अभी टेम्परेचर का अंतर, देखो यहाँ पे केरल और अंडमान में टेम्परेचर का 7 से 8 डिग्री का अंतर होता है, यहाँ रात दिन के टेम्परेचर में क्या है 30 से और 35 डिग्री सेल्सियस का हमें अंतर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है अभी, क्योंकि ये जगह के हिसाब से देखो कि ये जगह कहाँ लोकेट है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अंतर क्यों पाया जाता है। इसके बाद में अगला फैक्टर है वर्षा। वर्षा भी ये मेरी जो क्लाइमेट है, जो मानसून है, उनको इफेक्ट करती है। वर्षा भी क्या है उस एरिया की टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्षा की विविधताओं में देखते हैं कि यहाँ पे गोरो खासी और चेतिया की पहाड़ी में, जहाँ चेरापूंजी मोनसीराम है, वहाँ पे सभी को पता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल पाया जाता है, वो क्या 1080 सेंटीमीटर पाया जाता है। इसके बाद में राजस्थान के जैसलमेर में बताया गया है कि यहाँ से शायद ही वर्षा 9 से 10 सेंटीमीटर हो। तो ये किसका इफेक्ट है भाई, आप देख सकते हो जो हमारी मानसून हवाएं आ जाती है, मेन हमारा हिमालय और अरावली, ये दोनों चीजें क्या इस पे इफेक्ट डालती है कि कोई भी जगह पे जो है रेनफॉल इतना कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सारी जगह पे जो हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है वो क्या और क्यों इतना पाया जाता है। तो इसके बाद में है ये जो हमारा हिमालय है, तो इस शेप में है पड़ता है हमारे, ठीक है, और जो हमारा राजस्थान का अरावली माउंटेन है वो इस शेप में पड़ता है। तो हमारी जो मानसून हवाएं आती है वो ऐसे आती है, एंट्री करती है, ठीक है। तो जो ये हमारा अरावली माउंटेन है, वो जो हमारी मानसून हवाओं के बिल्कुल ही पैरेलल है, तो हवाएं से टकराती नहीं है, पैरेलल निकल जाती है और क्या है हवाओं को हाइट नहीं मिलती। जब हवाएं यहाँ जाती है तो यहाँ पे क्या है इनको प्रॉपर एक हाइट मिल जाती है, कीप शेप मिल जाती है, हवाएं इधर उधर नहीं भटक पाती, और यहाँ के जो हमारी दशाएं होती है एक वर्षा के लिए उपयुक्त, वहां पे क्या है इनको कंडेंसेशन प्रोसेस होने और रेनफॉल तक के अवसर मिल जाते हैं और वो पूरी ऊंचाई पर चढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है कई बार स्नोफॉल भी होता है। तो ये सारी यहाँ पे इस हिमालय के कारण यहाँ पे क्या है वर्षा होती है, बट जो अरावली माउंटेन के कारण राजस्थान के डेजर्ट के रूप में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि सॉरी कहाँ थे हम, यहाँ, हाँ, और ये देखो यहाँ पे क्या है पश्चिमी हिमालय और क्या है पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होते हैं, क्योंकि जो हवाएं है यहाँ पे जाती है और इधर से आने पर इसको क्या है अपने साथ लाए वाटर वेपर को बहुत कम हो जाते हैं भाई, जैसे जैसे इस साइड आता है और हरियाणा पंजाब राजस्थान की तरफ, तो अपने साथ वाटर वेपर आते हैं वो कम हो जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ तक इनके साथ प्रॉपर वाटर वेपर होते हैं, और यहाँ पे उनको सेप ऐसे, इसमें यहाँ पे ऐसी सेप नहीं है तो हवाई क्या इधर उधर हो जाती है, तो क्या उनको प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो पाता। जून जुलाई और अगस्त के महीने में गंगा डेल्टा उड़ीसा ऐसे भागों में तीसरे चौथे दिन क्या मूसलाधार बारिश होती है, किसके कारण, प्रचंड तूफान के कारण, क्योंकि इस एरिया में जून जुलाई के महीने में जो है यहाँ पे क्या है चक्रवात आते हैं। इसके बाद में ये बताया गया है कि दूर स्थित तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है वो शांत रहता है, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वो शांत रहता है, और वर्षा के जून और सितंबर में तमिलनाडु के तट पे क्या सर्दियों में बारिश है, जब हमारा लौटता हुआ मानसून होता है, ऐसे यहाँ से हवाएं आती है तो अपने वाटर वेपर उठा लेती है और यहाँ से टकरा के और यहाँ क्या तमिलनाडु के तट पे क्या बारिश करती है। इसके बाद में है जलवायु को इफेक्ट करने वाले तत्व, कि ये जो हमारा है
मानसून है, जो जलवायु है, उनको क्या है, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है। तो हमारा ही अक्षांश, अक्षांश के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कोई भी एरिया कहाँ स्थित है। तो ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो कोई भी स्थान कहाँ पर पड़ता है, ये सारी चीजें, ये नॉर्थ पोल हमारा, और ये क्या है हमारा साउथ पोल 90 डिग्री। तो ये कोई भी स्थान कहाँ पड़ता है, तो इन चीजों का, अक्षांश का और क्या है, बहुत हमारे इसके ऊपर असर होता है कि हमारा एरिया कहाँ पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम इस साइड और इस साइड आते हैं कि मेन, जैसे हम क्या है, ये हमारा टाइम जोन बताता है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड रेखा, ये अक्षांश और देशांतर रेखा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इनमें क्या है। कर्क रेखा के पूर्व के देशों में, पूर्व के देश में मध्य से गुजरती है, कि कर्क रेखा हमारे जो है, हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारे इंडिया के क्या है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है हमारी क्या है, कर्क रेखा, बिल्कुल बीच से। तो ये भारत को 2 भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला भाग है जो कर्क रेखा है, वो क्या है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध का जोन में पड़ता है, और कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग क्या है, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया का इफेक्ट ज्यादा रहता है। ऊपर वाले भाग में क्या है, पोलर से आने वाली ठंडी हवाओं और यहाँ पे भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं का भी असर रहता है। इसके क्या क्या है, इसको शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ा सा ठंडा एरिया हो जाता है ऊपर वाला, कंपेरिजन क्या साउथ इंडिया के। यहाँ क्या सारे साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और क्या है तापांतर रहते हैं। वार्षिक तापांतर दैनिक और वार्षिक, कर्क रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा से दूर स्थित होने का उस और तथा वार्षिक तापांतर में जलवायु में विषमता पाई जाती है। इसके बाद में जो सेकंड हमारा जो है, हमारी जलवायु पे इफेक्ट डालने वाला चीज है, ये हमारा हिमालय। हिमालय ऊंचा पर्वत है और साथ साथ जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद में जो ध्रुव से आने वाली क्या है, ठंडी हवाओं, ध्रुवीय पवनों के बीच में निकट पैदा होते हैं, और इसके बाद मध्य और पूर्वी एशिया को पार करके जो हवाएं आती है, और इन पवनों को रोक करके उपमहाद्वीप में बारिश का कारण बनता है। तो ये भी वर्षा लाने में सहायक है जो हमारा हिमालय माउंटेन। इसके बारे में जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण क्या है, तीनों ओर से हमारा क्या है, हिंद महासागर और क्या है, उत्तर की ओर विच्छिन्न वर्ष होती है। स्थल की अपेक्षा जल क्या है, देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, ये चीजें बताई गई। इसलिए हमारा मैंने बताया था, ये जो हमारा कोस्टल एरिया का टेम्परेचर और जो हमारा उसमें अंडमान निकोबार का, केरल का और हमारे राजस्थान के जैसलमेर का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है बताया गया था। जल और स्थल के विभेद के कारण क्या है, उपमहाद्वीप के विभिन्न प्रदेश में विकसित हो जाते हैं, और क्या है, वायुदाब की भिन्नता मानसून पवनों का उत्तरीकरण का कारण बनती है। तो ये सारी चीजें बताई गई। आगे हमारा एक और पॉइंट है कि जो कोस्टल एरिया से दूरी, जैसे जैसे कि हम भारत के अंदर प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, और भारत के अंदरूनी भाग में समकारी जलवायु से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है, जिस कारण क्या मुंबई का और तथा कोकण तट, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसके बाद में ये भी एल नीनो का ITCZ का इफेक्ट दिया गया है। ITCZ जो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो इसका खिसकने से कारण क्या जलवायु पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताइए, इसको क्या है एक बार आप पढ़ लेना क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी इसमें। ITCZ के इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, ऋतु परिवर्तन और क्या है, ऋतु परिवर्तन को अनुभव कर पाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समुद्र तट के आसपास जो वाला एरिया है उसके आसपास क्या समुद्र में आंतरिक भागों में कानपुर, दिल्ली और इनके पास, अमृतसर के पास मौसम में परिवर्तन होता है।
इसके बाद में एक हमारा जो पॉइंट होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई के पास में जाते हैं जैसे जैसे, तो हवाएं क्या है कम होती जाती है, तो हमें क्या है टेम्परेचर क्या है ठंड अनुभव होती है, न कि गर्मी। इसके बाद में क्या है आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश में स्थित होने के कारण क्या है जनवरी में आगरा का टेम्परेचर तो 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों असर क्या है किस चीज का है, एक सी लेवल से ऊंचाई का है कि जो आगरा है वो कितनी ऊंचाई पे सी लेवल से, और जो दार्जिलिंग है उसकी ऊंचाई कितनी सी लेवल से, दोनों आप क्या है मेजर करके और क्या है इसको थोड़ा सा आइडिया के अनुसार से देख सकते हो कि जैसे जैसे ऊंचाई भाग वाले ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है जो हमारी सोलर रेडिएशन है वो इतना इफेक्ट नहीं करती जितना कि जो हमारा सरफेस एरिया उसको गर्म करती है। इसके बाद में उच्चावच, उच्चावच क्या है कि कोई भी स्थल रूप है उसका वहां पे क्या उच्चावच और वहाँ तापमान और पवनों की गति और दिशा ढाल और ये सारी चीजें क्या है उसका वितरण को भी प्रभावित करते हैं। जून और जुलाई में पश्चिमी तट और असम के आसपास क्या है ये चीजें उच्चावच को देखने मिलती है। वहां पे क्या ढाल क्या है पवन मुख्य एरिया वो वर्षा क्या प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो लीवर्ड एरिया वो क्या है बारिश से वंचित रह जाता है। तो ये देखो भाई ये वाला एरिया जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आती है हवाएं तो यहाँ पे बारिश कर जाती है, बट जो ये वाला एरिया है वो क्या है लीवर्ड एरिया वंचित रह जाता है। आगे इसमें एलिनो दिया हुआ है। एलिनो आपको क्या है मैं बताती हूँ थोड़ा सा क्या होता है। एलिनो एक क्या है जो कन्वर्ट आप काउंटर करंट बोल सकते हो इसको। तो ये हमारा देखो ये हमारा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद में है ये हमारा है साउथ अमेरिका और ये हमारा पड़ता है यूरोप। थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से हम लगा लेते हैं इसको। ये हमारा पड़ता है यूरोप और इसके बाद में ये हमारा पड़ता है इंडिया। इंडिया तो बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पड़ता है इंडिया और इसके बाद में ये हमारा और यहाँ इंडिया के नीचे हमारा हम लगा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारा है अंडमान महासागर, ये हमारा पैसिफिक ओशियन और ये हमारा यहाँ इंडियन ओशियन। तो ये हमारा जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे क्या समुद्र में धाराएं चलती है, तो इसके जो दो धाराएं इधर उधर चलती रहती है। कुछ टाइम के बाद में अगर ये पानी एक साइड चला जाए तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ इकट्ठा होने के बाद में क्या है ये हवाएं क्या काउंटर करंट में इधर चलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा, तो ये क्या है इधर असर डालना शुरू कर देता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से और हमारा इंडियन ओशन में असर हो जाता है इसका। और यहाँ पे क्या है गर्मियों में टेम्परेचर को क्या है ये कम कर देता है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है गर्मियों में बड़ा होने के कारण में क्या है हवाएं क्या है जो हमारा मानसून है यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर दोनों क्या है इक्वल हो जाता है, तो हमारा मानसून क्या है फेल हो जाता है। तो ये 3-4 साल बाद में असर हो जाता है, कई बार 10 सालों के बाद में जब ये एल नीनो एक्टिव होती है। तो ये हमारा एल नीनो का एक जटिल क्या है मौसम तंत्र है और 5-10 साल बाद इफेक्ट होता है। और ये क्या है बाढ़ और सूखा के दोनों ही चीजें इसमें बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में होती है कि ये कहता है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होना भी एक बाढ़ है और बहुत ज्यादा सूखा है और बहुत ज्यादा क्या बाढ़ का आना भी ये क्या है एक प्रकार की डेजर्ट ही है, डेजर्ट के रूप में बना देता है इसे को एक बार की हैजार्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के समुद्र और वायुमंडलीय घटनाओं में शामिल है। पेरू के तट के पास पेरू तट है जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका था वहां इसके आसपास जो है वो देश है इसके जहाँ पे हमारा एंडीज माउंटेन पड़ता है वहां पे क्या है ये क्या है पेरू में पड़ता है। और यहाँ पे क्या आने वाली ठंडी जो धाराएं होती है पेरू की धारा को भी हम बोल्ट की धारा बोलते हैं, जो क्या नीचे से ऊपर की तरफ ऐसी जाते हैं उस धारा को हम बोल्ट की धारा बोलते हैं। और जो पेरू के तट पर 10 डिग्री तक टेम्परेचर को इसको बढ़ा देती है। तो ये सारी चीजें इसमें आई है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि वायुमंडलीय विचरण की प्रकृति और जो हमारा समुद्र तल से वाष्पन की अनियमितता और पलवक
की मात्रा में कमी और समुद्र में मछलियों का घटना, ये एल नीनो के इफेक्ट होते हैं कि समुद्रों में मछलियों एक जगह बढ़ जाती है, और अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इसकी क्या बहुत ज्यादा बारिश के कारण क्या है मछलियां मरने भी लग जाती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है ईसा बालक, किसका है, यीशु बालक के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से वो जो ये इस साइड फिलीपींस वाले कंट्री वाले देश है वो इसको यीशु बालक के नाम से पुकारते हैं। ये दिसंबर क्रिसमस के आसपास नजर आती है, और पेरू के तट के पास इसका क्या है ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या है असर होता है। और मानसून की एक लंबी पूर्वानुमान का एल नीनो का उपयोग किया जाता है, और 1990 और 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप से ज्यादा असर हुआ देखने को मिला था, और इसमें के इस देश के विभिन्न भागों में मानसून का आगमन में 10 से 12 दिनों की कई बार देरी भी हो जाती है मानसून में आगमन में। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आगे, ये एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करना होगा भी हमें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि कहाँ पे हमारा मानसून कब आता है, किस तारीख को आता है और किस एरिया में आता है। तो इस पे ये क्या है, आपको सीटेट, टीजीटी स्टेट और पीजीटी स्टेट ज्योग्राफी में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी नॉर्मल जीके का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, कि मानसून कहाँ पे और कब आता है। अब देख सकते हो आपको कि जो केरला वाला एरिया है वहां से तिरुवनंतपुरम में ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये हमारी किस तरह की कहाँ है 1 जून की। इसके बाद 5 जून में हमारा क्या है कहाँ पहुंच गया, उड़ीसा और इस एरिया के आसपास में, और जो महाराष्ट्र और इस एरिया के जो है हमारा यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ इन एरिया के आसपास क्या 10 जुलाई को। इसके बाद 15 जून को हमारा क्या है ये वाला एरिया है गुजरात, यूपी और इसके आसपास, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इस एरिया में 1 जुलाई को और 15 जुलाई को हमारा मानसून इंडिया को क्रॉस कर जाता है। और देखो ये टेम्परेचर क्या 5 जून को यहाँ भी होता है हमारी जो है मानसून, और 1 जून को हमारा मानसून क्या है पूरा इंडिया 15 जुलाई तक हमारा इंडिया मानसून को क्या है क्रॉस कर जाता है। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या है सितंबर के आसपास हमारा मानसून लौटना आरंभ कर देता है। तो लौटते हुए मानसून के कारण ये हमारा जो है ये तमिलनाडु, वहाँ पे क्या है हवाएं अगर लौटता हो मानसून तो यहाँ से वाटर वेपर उठा लेती है और यहाँ पे इस कोस्ट पे बारिश करती है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से और इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना डायग्राम को, डायग्राम के हिसाब से चीज़ें जल्दी याद होती है। इसके बाद में है मानसून, इसके बाद में हम देखते हैं मानसून एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारण व्यवस्थित अध्ययन के कारण की सहायता से क्या है मानसून के पक्ष है। इसमें मानसून का प्रारंभ, मानसून का स्थल की ओर बढ़ना और मानसून का विच्छेद, दो चीजें बताइए, मानसून का विच्छेद जाना और मानसून का उसकी ओर बढ़ना। मानसून कैसे आता है हमारे, मानसून कहाँ से आता है जब, और इसके बाद में हमारे क्या मानसून भ्रष्ट, इसमें क्या होता है जब क्या होता है जेट प्रवाह खिसकते क्या है 15 डिग्री अक्षांश की ओर जा जाता है, तो क्या है भारत में मानसून क्या भ्रष्ट होना आरंभ हो जाता है। तो ये क्या मानसून का एकदम से ही आना मानसून क्या है भ्रष्ट कहलाता है। इसके भारत में मानसून का प्रवेश अगर ये मानसून है कि 1 जून को मानसून पहुंचता है, 15 जून के आसपास क्या मुंबई और कोलकाता में पहुंच जाता है, और मध्य जुलाई के आसपास उत्तरी महाद्वीप में पहुंच जाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है प्रभावाधीन हो जाता है। इसके बाद में मानसून विच्छेद, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कुछ दिनों के बाद में वर्षा होने के बाद में 1 सप्ताह 2 हफ्ता का मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून क्या है वर्षा होने के बाद 1-2 हफ्ता और कई हफ्तों के बाद न हो और उसको मानसून की कुछ टाइम पीरियड के दौरान बारिश होना मानसून का विच्छेद कहा जाता है। इसमें हम कहते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने के कारण होता है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम होने हो जाते हैं तो मानसून का विच्छेद होता है कि कुछ टाइम के बाद रुक रुक के आते हैं, तो वहाँ क्या रुक रुक के बारिश होती है।
अतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र में बदलाव आना हो जाता है और पश्चिम तट के जो मानसून विषय तब होता है जब क्या है आर्द्र हवाएं क्या है समांतर शुरू होने हो जाती है कि वहां पे मानसून क्या है क्या विच्छेद होना शुरू होता है। इसके बाद में राजस्थान में मानसून विषय तब होता है जब वायुमंडल की सतहों का तापमान विलोमता वर्षा करने वाली पवने आर्द्र पवने ऊपर उठकर रुक जाती है क्योंकि वो फिर बारिश नहीं करती तो मानसून क्या विषय थोड़ा शुरू हो जाता है। मान आगे है हमारा मानसून का निवर्तन। निवर्तन क्या होता है कि मानसून का लौटना। मानसून पूरा इंडिया को 15 जुलाई के आसपास क्रॉस कर लेता है, इसके बाद में क्या लौटना आरंभ करा देता है। तो मानसून क्या है पीछे हटने को लौटने को निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में ही पश्चिमी हवा मानसून के लौटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक क्या है दक्षिणी भारत को छोड़ समस्त भारत को छोड़कर निवर्तित हो जाती है और लौटती हुई मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी के जलवाष्पकरण करती है और उत्तर पूर्वी मानसून को तमिलनाडु में बारिश करती है। तो ये एक चीज इसको ध्यान रखना भी है। इसके बाद हमारी ऋतुएं आएगी कि ये हमारी कौन कौन सी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु और क्या है मानसून ऋतु और क्या है मानसून निवर्तन की ऋतु ये हमारी है। इसके बाद में हमारी जो शीत ऋतु आएगी तो उसको हम क्या एक अलग ही क्लास में करेंगे कि आगे वो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी एक क्लास और बनेगी जो सारी ऋतु के उसको हम अलग से क्लास में कर लेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, चैनल को सपोर्ट करें और ग्रोथ करने में सहायता। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए मेरे। धन्यवाद।